अगला क्वेश्चन है बोराट का पठार यहाँ अवस्थित है। यानी कि दोस्तों बोराट का पठार है वो कहाँ पर है। एक नंबर है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, दूसरा है पूर्वी दिल्ली से जयपुर तक, तीसरा ऑप्शन है आमेर से नारगढ़ तक और 4 नंबर ऑप्शन है जोधपुर से उत्तरी अजमेर तक। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है बोराट का पठार है। ये उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक का जो क्षेत्र है वो बोराट का पठार कहलाता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो बोराट का पठार है राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़, राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के बीच स्थित पठार स्थानीय भाषा में बोराट पठार के नाम से जाना जाता है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है। वर्षा में सहायक है क्या अरावली। दूसरा है जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तीसरा है जल विभाजक का कार्य करता है। 4 नंबर पर परिवहन के लिए अवरोधक है। तो अरावली के बारे में जो सही कथन है वो ये है दोस्तों कि ये जल विभाजक का कार्य करता है, क्योंकि वर्षा को ये 2 भागों में डिवाइड करता है, इसलिए ये जल विभाजक का कार्य भी हो गया। साथ में नदियां हैं वो अरावली के दूसरी साइड अलग दिशा में जाती हैं और अरावली के पश्चिमी साइड में अलग दिशा में जाती हैं। तो ये एक जल विभाजक का कार्य करती है अरावली। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है और अरावली थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 नंबर है जरगा, दूसरा है शेर, तीसरा है तारागढ़, 4 नंबर पर है अचलगढ़। तो आपने देखा होगा शेर जो चोटी है ना, ये अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है जो सिरोही में है। अब हम जो 5-7 जो चोटी हैं वो एक साथ देखेंगे। दक्षिणी अरावली की जो चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो गुरु शिखर है सबसे ऊंचा जो सिरोही जिले में है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। उसके बाद में आता है शेर जिसकी ऊंचाई है वो 1597 है और सिरोही के अंदर ही है, ठीक है, 1597। देलवाड़ा का जो पर्वत है सिरोही जिले में है और 1442 मीटर ऊंचा है। जरका की पहाड़ी उदयपुर में है और राजसमंद में भी है, 1431 मीटर ऊंची है। अचलगढ़ सिरोही में है, 1380 मीटर ऊंची है। आबू सिरोही में है, 1295। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, 1224। मध्य अरावली की चोटियों की हम बात करें तो टोटगढ़ या गोरमजी ब्यावर में है जो 933 मीटर ऊंची है। तारागढ़ की अजमेर में है, 873 मीटर है। नागपाड़ अजमेर में 795 मीटर। अब हम बात करें उत्तरी अरावली की जो सिक्कर झुंझुनू के आसपास की जो पहाड़ियां हैं। रघुनाथगढ़ की पहाड़ी है सिक्कर में 1055 मीटर ऊंची है। मालखेत की पहाड़ी है सिक्कर में 1052 मीटर ऊंची है। लोहारगढ़ की झुंझुनू में है 1051 है और भोजगढ़ की नीम का थाना में है 997 मीटर ऊंची है। अब देखो अगला प्रश्न है राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है, यानी जहाँ पर मिट्टी मिट्टी है। राजस्थान का कितना भूभाग है जहाँ पर मरुस्थल है। 1 नंबर पर है 41%, दूसरा है 21%, तीसरा है 61%, 4 नंबर पर है 81%। तो आपने देखा होगा 61.11% पर मरुस्थल है और यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। तो ये 2 चीज़ आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड में भी पूछा गया है, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड, कांस्टेबल में, जेएन में, AAO में और आरएएस में, ठीक है। इसकी व्याख्या देखो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश निर्माण काल ट्रस्टारी और प्लेस्टोसीन काल की है, ठीक है। और विस्तार है ना कुल 640 किलोमीटर है, चौड़ाई 300 किलोमीटर है, ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। समुद्र तल से ये ऊंचाई बताई गई है वो समुद्र तल से बताई गई है। इसमें राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 61.11% लगभग 2,09,000 वर्ग किमी भाग आता है, जिसमें से लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश का पश्चिमी भाग थार का रेगिस्तान और पूर्वी भाग है वो मारवाड़ कहलाता है। अगला प्रश्न देखो राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग है रेगिस्तान है। तो 1 नंबर है लगभग 1/4, 2 नंबर है लगभग 1/3 और 3 नंबर है लगभग आधा और 4 नंबर पर लगभग 2/3। तो 2/3 याद रखना, 2/3 का मतलब 2/3 भाग है ना वो राजस्थान के अंदर रेगिस्तान है।
4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। थार मरुस्थल का विस्तार भारत में 85%, पाकिस्तान में 15% और इसका विस्तार भारत में राजस्थान में 62% है। हरियाणा, गुजरात, पंजाब में भी है। और थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा है, 300 किलोमीटर चौड़ा है, रेतीला मरुस्थल है। इसकी कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक राजस्थान भूगोल में दे रखा है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है मरुस्थल में, अतः इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र भी कहते हैं। याद रखना, रुक्ष क्षेत्र, ठीक है। ये क्वेश्चन नया बन सकता है। थार के रेगिस्तान में एकाएक वर्षा होने से बालू का स्तूपों के मध्य निचली भूमि के गर्त जल से भर जाते हैं। ये मध्यवर्ती गर्त मरहो कहलाते हैं। और मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नखलिस्तान कहते हैं, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? यानी पश्चिमी राजस्थान के रेतीला मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? 1 नंबर पर है 41.5%। यानी कि दोस्तों हम बात करें रेतीले मैदान की, तो कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? 41.5%। अब देखो स्तूपों का विस्तार दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है और मरुस्थलीय क्षेत्रफल का परसेंट भी दे रखा है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र 85,660 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है और 41.50% क्षेत्रफल है, ठीक है। 0% से लेकर के 20% प्रभावित क्षेत्र है, उसमें 24,856 वर्ग किलोमीटर है, 11.50% क्षेत्रफल है। 20 से 40 प्रभावित क्षेत्र जिसमें 4.80% है। और 40 से 60 की प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो 14.70% हो जाएगा। 60 से 80 के बीच में 18.60, 80 से 100 के बीच में 8.9। लगभग आपको बता दें कि 2,13,688 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन सीप है। एक सीप क्या है? 1 नंबर पर दे रखा है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप क्षेत्र है, वो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप क्षेत्र सीप कहलाता है। बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे की ओर समानांतर बढ़ जाती है, जिसे सीप या सीप कहा जाता है। बरखान की अर्धचंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र में उपजाऊ भूमि रोही कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा एक बालू का स्तूप यानी जो दोहरे होते हैं उनका एक प्रकार नहीं है? 1 नंबर पर दे रखा है थल्ली। थल्ली हनुमानगढ़ में है ना, तो बरखान भी है, पैराबोलिक भी है और सीप भी है, लेकिन थल्ली नहीं होगा। थल्ली की हम बात करें तो ये हनुमानगढ़ के आसपास की जो क्षेत्र है उसे बोला जाता है। बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश। बालू का स्तूप मुख्य रूप से मिट्टी के अपर्दन और निक्षेपण का प्रतिफल है। इन्हें टिल्ले, टिब्बे, धीरे, दोहरे और दरियन जैसलमेर के स्थानीय भाषा में कहते हैं आदि नामों से जाना जाता है। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर तथा सभी प्रकार के बालू स्तूप जोधपुर ग्रामीण में पाए जाते हैं। बालू का स्तूप के प्रकार देखो, पवन की गति के अनुसार अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती, रेखीय बालू का स्तूप, बरखान या बरछान, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। आकृति के अनुसार हम बात करें तो पैराबोलिक बालू का स्तूप, सीप बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टिल्ले को क्या कहते हैं? 1 नंबर बरखान कहते हैं, ठीक है। थार के मरुस्थल में जो पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार जो टिल्ले होते हैं ना इस प्रकार से, तो उन्हें क्या बोलते हैं? बरखान बोलते हैं। बरखान या बरछान ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। 20 से 35 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम क्षेत्र में 10 से 20 मीटर ऊंचाई, 100 से 200 मीटर तक चौड़ाई तक फैले हैं। मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूप का होता है, क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। और भालेरी, चूरू, जैसलमेर का नीम का थाना, सूरतगढ़, लूणगढ़, सरकर्णी माता मंदिर, देशनोक, बाड़मेर, बालोतरा, ओसिया, जोधपुर, डेडवाना, कुचामण में मिलते हैं। ये बालू का स्तूप मंद पवनानुमुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है। अब देखो अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं?
तारा बालू का स्तूप की हम बात करें तो किस क्षेत्र में हो जाएगा? एक नंबर मोहनगढ़ जैसलमेर सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर। दूसरा है सरदारसर के क्षेत्र चूरू और शेखावाटी क्षेत्र सीकर। तीसरा है सिवाना क्षेत्र फलौदी क्षेत्र। 4 नंबर है मोहनगढ़ जैसलमेर और कोलाई क्षेत्र बीकानेर। तो यहाँ पर हम बात करें तारा बालू का स्तूप की, तो तारा बालू का स्तूप दोस्तों एक तो मोहनगढ़ जैसलमेर में, दूसरा सूरतगढ़ गंगानगर में है। ठीक है। अब देखेंगे इसकी व्याख्या कि तारा बालू का स्तूप है स्टार सेंट डेनिस है, ये हमादा के चारों ओर पाए जाने वाले बालू का स्तूप को तारामुखी बालू का स्तूप कहा जाता है। तारा बालू का स्तूप जैसलमेर के मोहनगढ़ पोकरण क्षेत्र गंगानगर के सूरतगढ़ में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? 1 नंबर शेरगढ़ शिव, 2 नंबर ओसिया शेरगढ़, 3 नंबर बायतू चौहटन, 4 नंबर फलोदी पोकरण। तो यहाँ पर फलोदी पोकरण है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की हम बात करें तो मरुस्थल के अधिकांश भाग में बालू का स्तूपों का अभाव है। इस क्षेत्र को बालू का स्तूप रहित प्रदेश कहा जाता है। ये प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में पोकरण तहसील के लगभग आधे भाग में और फलोदी जिले के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो ये कहाँ पर है? 1 नंबर बाड़मेर, 2 नंबर जैसलमेर, 3 नंबर चूरू, 4 नंबर पर है सीकर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्कलगाम दोस्तों जैसलमेर में है और जैसलमेर और बाड़मेर मार्ग पर स्थित इस क्षेत्र को कास्ट जीवावशेष पार्क बनाया जाता है। यहाँ 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म पाए जाते हैं। अक्कलवुड फॉसिल पार्क का समय जुरासिक काल का है। यह विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, लाठी सीरीज क्या है? 1 नंबर भूमिगत जल पट्टी है। ठीक है, भूमि के अंदर एक जल पट्टी है जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहते हैं। लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर जिले के पोकरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तान सीमा के सारे एक भूगर्भीय पृथ्वी के अंदर जल या जल भ्रत की चौड़ी पट्टी है, जो भूगोलिक बेल्ट जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ टर्सरीकालीन अवसादी चट्टानों में तेल एवं गैस के भंडार मिलते हैं। यहाँ चांदन नलकूप कम गहराई में अधिक पेयजल आपूर्ति के कारण थार का गड्ढा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेड़ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो 550 किलोमीटर है, लगभग 80%। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अरावली क्षेत्र श्रेणी राजस्थान के 9.1% भाग पर है और लगभग 10 है। और उसके बाद में हम बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखला है। राज्य में अरावली पर्वतमाला खेतड़ी नीमका थाना से खेड़ब्रह्मा सिरोही तक फैली हुई है। उसके बाद में हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर केवल राजस्थान में है। जिलों में पुनर्गठन के उपरांत अरावली पर्वतमाला अनुमानित 21 जिलों में आ चुकी हैं। पहले 13 जिलों में थी, अब 21 जिलों में आ चुकी हैं। अगर हम जिले की बात करें तो सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, शाहपुरा, दौसा, दूदू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर अलवर, खेरतल, तिजारा, सीकर, नीमका थाना, झुंझुनू, कोटपुतली और बहरोड, ये इतने जिले इसमें अब शामिल हो चुके हैं। अगला है, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा है। तो अरावली पर्वत श्रेणी का विकास है वो किस काल में हुआ माना जाता है? 1 नंबर प्री कैम्ब्रियन, 2 नंबर मीसोजोइक, 3 नंबर पेलियोजोइक, 4 नंबर पर जीनोजोइक। तो यहाँ सिनोजोइक, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है? प्री कैम्ब्रियन हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला है ये प्री कैम्ब्रियन काल की है, ध्यान रखना। इसकी व्याख्या के अंदर हम देखें तो भूगर्भीय दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप नीस सिस्ट ग्रेनाइट एवं जैसलमेर सुपर दिल्ली सुपर ग्रुप क्वार्टजाइट की चट्टानों से बनी हुई है। इसका उद्भव एवं उत्पत्ति भूगर्भीय इतिहास के प्राचीन कल्प अर्थात प्री कैम्ब्रियन काल से हुई है। ठीक है, और इस समय भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियम प्लेट से अलग हो रही थी। अब देखो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। तो अरावली 1 नंबर वलित पर्वतों के रूप में, 2 नंबर संग्रहित पर्वतों के रूप में, 3 नंबर अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में, 4 नंबर ब्लॉक पर्वतों के रूप में। यहाँ पर इसका सही आंसर है अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वलित पर्वतमाला है, समय अनुसार प्राचीनतम पर्वतमाला है, वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वतमाला है।
अगला क्वेश्चन है अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, तो 1 नंबर आबू खंड, 2 नंबर अलवर खंड, 3 नंबर जयपुर खंड, 4 नंबर विंध्य। तो ये विंध्य है ना, ये तो सवाईमाधोपुर करौली के आसपास जो उत्तर प्रदेश के नजदीक क्षेत्र है वहां पर है, तो ये अरावली में नहीं आएगा। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो अरावली प्रदेश के 3 लघु भौतिक भाग है। पहला है उत्तरी अरावली क्षेत्र, जिसमें जयपुर से खेतड़ी नीम का थाना तक आता है। इस पर्वत श्रृंखला में शेखावटी, सीकर की तोरावटी पहाड़ियां, जयपुर, नाहरगढ़, जयगढ़, मनोहरगढ़, अलवर की पहाड़ियां, बानगढ़, सरिस्का, बिलाली, सिरावास सम्मिलित है। इस प्रदेश के प्रमुख जो उच्च शिखरों में क्रमशः रघुनाथगढ़ शिखर की पहाड़ी है, खो है जयपुर ग्रामीण की पहाड़ी है, बेराज अलवर की है, खेरवाड़ा जयपुर की है। अब हम बात करें मध्य अरावली क्षेत्र की, तो अजमेर से राजसमंद तक इसका विस्तार जयपुर के दक्षिण पश्चिमी भाग से दक्षिण में राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील तक है। इसमें निम्न पहाड़ियां सम्मिलित आती हैं। देखो एक तो है मध्य अरावली क्षेत्र में मेरवाड़ा की पहाड़ी, मुख्य रूप से अजमेर जिले में है। शेखावटी निम्न पहाड़ियां देखो सांबर झील से झुंझुनू सिंघाना तक जो पहाड़ियां हैं वह शेखावटी क्षेत्र में आएगी। दक्षिणी अरावली क्षेत्र में राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक। दक्षिणी अरावली को 2 भागों में बांटा है, एक तो आबू आरबूद पर्वत विस्तार अचलगढ़ सिरोही में है, मेवाड़ अरावली विस्तार उदयपुर राजसमंद में है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है। तो 1 नंबर नागपाड़, 2 नंबर रघुनाथगढ़, 3 नंबर तारागढ़, 4 नंबर पर है अचलगढ़। तो यहाँ पर अचलगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। अब देखो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो वो है 1 नंबर बेरार, 2 नंबर सिरावास, 3 नंबर नागपाड़, 4 नंबर बिलाली। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा नागपाड़, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। तो राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान ये किस नदी बेसिन का भाग है। 1 नंबर चंबल, 2 नंबर लूणी, 3 नंबर बनास बेसिन, 4 नंबर यमुना बेसिन। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बनास बेसिन, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इस प्रदेश में राज्य के 23.30% भूभाग आता है। जिलों के पुनर्गठन के उपरांत इस क्षेत्र में अनुमानित जिलों की संख्या 18 है, और जिसमें अलवर, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, गंगापुर, सिटी टोंक, केकड़ी, शाहपुरा, डूंगरपुर, दूदू, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दौसा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर। समतल होने के साथ ही जलोढ़ मिट्टी से निर्मित ये भाग विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान, उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान एम हेरान ने तृतीय पेनिप्लेन नाम दिया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। इनमें से पूर्व बेसिन का भाग है वो नहीं है, कौन सा है बताओ। पहला ऑप्शन है चंबल बेसिन, दूसरा है जवा बेसिन, तीसरा है छप्पन बेसिन, 4 नंबर पर है बनास बेसिन। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा जवाई बेसिन है, ये पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। चंबल है पूर्व में, छप्पन का मैदान है, और उसके बाद में बनास है, लेकिन जवाई है ये पाली में, ठीक है। तो ये पूर्वी नहीं है, ये पश्चिमी है। इसके बाद में इसकी व्याख्या देखें तो पूर्वी बेसिन मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। बनास बेसिन, बनास व उसकी सहायक नदियों से निर्मित यह बेसिन मुख्यतः पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, टोंक आदि जिलों में विस्तृत है। चंबल बेसिन, चंबल बेसिन मुख्यतः कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले में स्थित है। और मध्य माही बेसिन, छप्पन का मैदान, यह बेसिन बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों के उत्तरी भाग व सलम्बर में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग कौन से हैं। तो 1 नंबर पर दे रखा है उपरमाल का पठार एवं बोराट का पठार, 2 नंबर विंध्य का पठार, दक्कन का पठार, 3 नंबर है पोतवार का पठार, दक्कन का पठार, 4 नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विंध्य का पठार व दक्कन का पठार, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती जिसे लावा पठार भी कहते हैं, इस क्षेत्र में राज्य के 6.49% भाग आता है। और नए जिले पुनर्गठन के उपरांत दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत अनुमानित जिलों की संख्या 8 हो गई है, ठीक है। यह पठारी प्रदेश 2 भागों में बांटा गया है, एक तो विंध्य गंगार भूमि है, दूसरा है दक्कन का लावा पठार, ठीक है। विंध्य गंगार भूमि तो आप जानते होंगे सवाईमाधोपुर के आसपास का क्षेत्र है। उसके बाद में दक्कन लावा का पठार प्रतापगढ़ जो आदिवासी क्षेत्र है ना वहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है। तो ये वीडियो RAS एग्जाम में पूछा है। राजस्थान के अंदर विंध्य पठार का विस्तार देखो, पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दूसरा है दक्षिणी पूर्व, तीसरा है दक्षिणी, और चौथा नंबर पर ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी। तो यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये विंध्य पठार जो है सवाईमाधोपुर, करौली इनके आसपास का जो क्षेत्र है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजस्थान में विंध्य गंगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। सेकंड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन पूछा है, नया क्वेश्चन है, ताजा क्वेश्चन है।
राजस्थान में विंध्य कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 1 नंबर कोटा झालावाड़ क्षेत्र, 2 नंबर धौलपुर करौली क्षेत्र, 3 नंबर अलवर भरतपुर क्षेत्र, 4 नंबर पर अलवर सवाईमाधोपुर क्षेत्र। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर करौली क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में विंध्य कंगारे धौलपुर करौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो दोस्तों, राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो 1 नंबर ग्रेनाइट, 2 नंबर क्वार्टजाइट, 3 नंबर बालू का पत्थर, 4 नंबर पर है बेसाल्ट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बालू का पत्थर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियां स्थित है? तो 1 नंबर शेखावाटी प्रदेश, 2 नंबर हाड़ौती प्रदेश, 3 नंबर दक्षिणी अरावली, 4 नंबर पर है माही बेसिन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाड़ौती पठार हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो हाड़ौती के पठार में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? 1 नंबर है दौसा, 2 नंबर कोटा, 3 नंबर बारां, 4 नंबर झालावाड़। तो दौसा ध्यान रखना, दौसा है वो हाड़ौती में नहीं आता है। दौसा सवाईमाधोपुर जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, तो ये हाड़ौती में नहीं आएगा। हाड़ौती में कौन सा आता है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ क्षेत्र आता है। उसके बाद में देखो, हाड़ौती पठार के 3 गौण भाग है। एक तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जो बूंदी हिल्स, मुकंदरा हिल्स स्थित है, और शाहबाद उच्च भूमि है जो बारां में है, घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी पाई जाती है। डग की बात करें तो गंगधर उच्च भूमि है झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन है, डग गंगधर उच्च भूमियां अवस्थित है, तो ये हाड़ौती पठारी क्षेत्र में अभी हमने देखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है? 1 नंबर मुकंदरा की पहाड़ी में, 2 नंबर शाहबाद उच्च भूमि में, 3 नंबर डग गंगधार की पहाड़ी में, 3 नंबर गोडवाड़ प्रदेश में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहबाद उच्च भूमि में। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डांगलैंड किसका भाग है? तो 1 नंबर बोराट का पठार, 2 नंबर आबू पर्वत, 3 नंबर करौली पठार, 4 नंबर चित्तौड़गढ़। तो डांगलैंड हम बात करें तो ये करौली का पठार है। ठीक है, करौली का पठार है। डांग की रानी भी करौली को बोला जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, जिले चेंज होने के बाद में बहुत सारे जिले अलग अलग हो गए, इस वजह से ये डांग की रानी नहीं रही। अब बहुत बार पूछ लिया जाता है पुराना क्वेश्चन भी, तो वो भी ध्यान रखना, क्योंकि डांगलैंड आ गया इसमें कि डांगलैंड किसका भाग है? तो करौली पठार का है। करौली पठार की अनियमित पहाड़ियों को डांगलैंड कहते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो 1 नंबर उत्तरी भाग, 2 नंबर पूर्वी भाग, 3 नंबर दक्षिणी भाग, 4 नंबर पश्चिमी भाग। तो छप्पन का मैदान हम बात करें तो ये दक्षिणी भाग में है, क्योंकि जो जिले है ना बॉर्डर के नज़दीक है दक्षिण में, जैसे प्रतापगढ़, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, तो इनका जो क्षेत्र है वहाँ पर एक 56 ग्रामों का समूह है, जिसे क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान कहते हैं। तो यहाँ पर दक्षिण भाग हो जाएगा। राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्रामों का समूह स्थित होने के कारण इस भूभाग को छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में छप्पन का मैदान है किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो 1 नंबर बनास, 2 नंबर चंबल, 3 नंबर माही, 4 नंबर लूणी। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माही हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। देखो, मध्य माही बेसिन है, छप्पन का मैदान को बागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। ये बेसिन माही नदी की सहायक नदियों से सिंचित है, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले में उत्तरी भाग, सोलंबर, पूर्व उदयपुर के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत है? तो छप्पन का मैदान है ना, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले और प्रतापगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर दे रखा है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। छप्पन बेसिन जिस जिले में है? तो छप्पन बेसिन बांसवाड़ा में है। ठीक है, यहाँ पर अलवर, बाली, टोंक दे रखा है, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वह छप्पन बेसिन के अंतर्गत आता है। देखो किस प्रकार से ये छप्पन का मैदान है। बांसवाड़ा में है तो छप्पन की पहाड़ियां हैं, और छप्पन पहाड़ियों का समूह है जो बालोतरा के मोकलसर गांव की सीमाना तक है। नाकोड़ा पर्वत है, ग्रेनाइट पर्वत है, बालोतरा पूर्व में बाड़मेर जिले में है। इस मैदान ने माही नदी को गोलाई दी है। तो छप्पन की पहाड़ियां भी गोल हैं और अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण छप्पन के विच्छेदित मैदान आसपास के पहाड़ी भूभाग को बागड़ के नाम से पुकारा जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? तो यह है हाड़ौती का पठार। अगला क्वेश्चन है, राज्य में डेक्कन ट्रैप के सेल्स में विद्यमान है? तो 1 नंबर डूंगरपुर उदयपुर, 2 नंबर नागौर जोधपुर, 3 नंबर झालावाड़ कोटा, 4 नंबर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ कोटा। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डेक्कन ट्रैप दक्षिण पूर्वी भाग में झालावाड़, कोटा व मेवाड़ के कुछ भागों पर तक फैले हैं। इन सेलों का रंग अधिकतर गहरा भूरा व हरा होता है। राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश फैला है, किसके सारे हैं? तो ये बूंदी, सवाईमाधोपुर की पहाड़ियों के सारे हैं। अरावली व विंध्य पर्वतमाला का मिलन स्थल विशाल व बृहद सीमा भ्रंश कहलाता है। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में विशाल सीमा भ्रंश
गुजरता है। यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बेंगूस, तूर बूंदी, उत्तरी कोटा में स्पष्ट दृष्टिगत होता है तथा पुनः सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिले में इसे देखा जा सकता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अगन्य अगन्य चट्टानें जालौर में पाई जाती है? तो अगन्य चट्टानें जालौर में एक तो ग्रेनाइट सिटी है जालौर, दूसरा रायोलाइट प्रकार की जो चट्टानें है वो जालौर में है, ये आप ध्यान रखना। देखो, मालानी आग्नेय शेल्स में मुख्यतः जालौर एवं सिवाना बालोतरा में ग्रेनाइट व ज्वालामुखी रायोलाइट चट्टानों का निर्माण होता है। ये पहाड़ियां गुंबदाकार है, इन शेल वर्ग के रूप में पाई जाती हैं। इन सेलों के आधार पर जालौर सांचौर में ग्रेनाइट उद्योग खूब पनपा है। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो 1 नंबर कांठल, 2 नंबर बाकर, 3 नंबर गिरवा, 4 नंबर मेवल। तो यहाँ पर मेवल इसका सही आंसर हो जाएगा। मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा का मध्य भाग है, जो बागड़ व्याघ्र घाट डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन वीडियो 2022 में पूछा गया, कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बताओ। बागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा आ गया, मेवात में अलवर भरतपुर आ गया, बोमट में प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ नहीं आएगा, हाड़ौती में कोटा बूंदी बारा झालावाड़ आता है। देखो, बोमट में है ना, बोमट क्षेत्र उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर पूर्वी सिरोही जिले का अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, जो बोमट कहलाता है। अब देखो, अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? तो 1 नंबर गुरु शिखर है। ठीक है, गुरु शिखर। दक्षिणी अरावली के सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर माउंट आबू का राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसे जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है, और ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उन्हें भाकर बोला जाता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। भाकर सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो 1 नंबर भाकर, 2 नंबर गिरवा, 3 नंबर बोराट, 4 नंबर बागड़। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा गिरवा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उदयपुर क्षेत्र में तस्तरीनुमा आकृति वाले पहाड़ियों की मेखला श्रृंखला को गिरवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो ये हाड़ौती के पठार में अवस्थित है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। रामगढ़ कस्बे 12 के निकट घोड़े की नाल की आकृति की गोलाकार विशिष्ट पर्वत श्रेणी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? 1 नंबर मेसा, 2 नंबर हाड़ौती, 3 नंबर बोराट, 4 नंबर पर उड़िया। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़िया हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। उड़िया पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, जो गुरु शिखर के नीचे स्थित है और 1360 मीटर ऊंचा और आबू से 160 मीटर ऊंचा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो ऊपरमाल के नाम से कोटा बूंदी झालावाड़ क्षेत्र, ये ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठारी भाग ऊपरमाल के नाम ऊपरमाल कहलाता है। यह एक पथरीली भूमि है, जिसमें कोटा बूंदी पठारी भाग शामिल है। अब देखो, अगला क्वेश्चन है, मेसा पठार किस जिले में स्थित है? तो 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर राजसमंद, 3 नंबर चित्तौड़गढ़, 4 नंबर सिरोही। तो मेसा का पठार आप सभी जानते होंगे चित्तौड़गढ़ में है। मेसा के पठार की जो ऊंचाई है वो 620 मीटर है। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ का किला भी स्थित है। पहाड़ियों पर स्थित अन्य किले भी कौन कौन से हैं वो भी एक साथ देख लेते हैं। त्रिकूट की पहाड़ी है दोस्तों जैसलमेर में, जहाँ पर सोनार किला है। ठीक है, और कनकाचल स्वर्णगिरी जो पहाड़ी है उस पर जालौर का किला है, और स्वर्णगिरी दुर्ग भी वो दुर्ग भी कहते हैं इसको। उसके बाद में चिड़ियाटू की पंचेटिया पहाड़ी है, वो तो आप जानते होंगे मेहरानगढ़ है चिड़ियाटू की पहाड़ी पर। हेमकुंड गंध मादन की हम बात करें तो ये कुंभलगढ़ है। ठीक है, काली खोह है पहाड़ी पर आमेर है, और कोसवर्धन में शेरगढ़ किला है। बिठली की पहाड़ी पर तारागढ़ किला है, और मानी नैनी की पहाड़ी पर बयाना किला भरतपुर का है। भामती की बात करें तो भामती पहाड़ी पर शाहबाद किला बारां का है। अगला क्वेश्चन है, बर या बार दर्रा स्थित है? तो 1 नंबर दक्षिणी अरावली, 2 नंबर उत्तरी अरावली, 3 नंबर मध्य अरावली, 4 नंबर मालखेत की पहाड़ी। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य अरावली हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ब्यावर जिले में पूर्व में अजमेर में मध्य अरावली श्रेणी के 5 दर्रे हैं। बरपाली में भी स्थित है, पखेरिया, परवेरिया, शिवपुर घाट देबारी उदयपुर में भी स्थित है, और सुरा घाट ब्यावर भीलवाड़ा मार्ग है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है? तो यह है रामगढ़ 12 में। देखो, 2021 में विश्व के क्रेटर को मान्यता देने वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्थान अर्थ इफेक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा ने 12 के रामगढ़ क्रेटर्स को विश्व भू विरासत में 200वें क्रेटर्स के रूप में मान्यता दी है। ये देश का तीसरा और राजस्थान का पहला क्रेटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वो हमें बताना है। लोनी बेसिन नेहड़, 2 नंबर घग्गर मैदान नाड़ी, 3 नंबर शेखावाटी प्रदेश जोहड़, 4 नंबर है नागौर उच्च भूमि डोरा पर्वत। तो ये गलत है, नागौर डोरा पर्वत वाला गलत है। डोरा पर्वत है ना, ये लूनी बेसिन जालौर में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रमुख राजवंशों के इतिहास के बारे में।
पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 1 नंबर अजयराज, 2 नंबर अर्णोराज, 3 नंबर विग्रहराज चतुर्थ, 4 नंबर पर पृथ्वीराज। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अर्णोराज हो जाएगा, क्योंकि अजमेर के पास पुष्कर में जो वराह मंदिर है, विष्णु का तीसरा अवतार है वराह मंदिर, तो उसका निर्माण किसने कराया? अर्णोराज ने कराया। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चन एक साथ मिलने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ में लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम अर्णोराज के बारे में अगर देखें तो बहुत सारा है इसके अंदर, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। अगर आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, वीडियो को रोक करके आप देख लेना। उसके बाद में देखो, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की थी। तो 1 नंबर सवाई जय सिंह, 2 नंबर सवाई राम सिंह सेकंड, 3 नंबर जगत सिंह, 4 नंबर जसवंत सिंह। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई राम सिंह सेकंड, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मदरसा हुनरी नाम से सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा 1857 से 58 में स्थापित संस्थान, जिसका नाम कालांतर 1886 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर दिया गया। यह संस्थान विभिन्न मूर्तिकला चित्रकला विधाओं के कलाकारों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया था? तो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर दिया था। रणथंभौर का युद्ध 1301 में हुआ था। हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा था। अलाउद्दीन ने अमीर के सेनापति रत्तीपाल, सेनानायक रणमल तथा एक अधिकारी सुरजन शाह को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। उसके बाद में ये युद्ध जीत गया था अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक ने दी थी? तो ये राणा हमीर ने। ठीक है, उसके बाद में देखो, राणा हमीर है ये, इसका शासनकाल 1326 से 1364 के मध्य था। ये मेवाड़ के उदारक व सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक है राणा हमीर। उसके बाद में सभी को सिसोदिया कहने लगे थे राणा हमीर के बाद में। हमीर ने सिंगोली के युद्ध चित्तौड़गढ़ में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया और महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिय टीका में कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति में हमीर को विषम घाटी पंचानन या विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश कहा है। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो राणा सांगा की मृत्यु आप सभी जानते होंगे 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु होने के बाद में उनका शव है वो कालपी से मांडलगढ़ समाधि स्थल लेकर जाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अगला क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो वो है ज्योतिष से। सवाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई और उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के नाम से जिज मोहम्मद शाही की एस्ट्रोनॉमिकल टेबल रखा और यह 1733 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसे जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावत दस्ते में शामिल था? तो उसमें शामिल थे एक तो पुरोहित गोपीनाथ थे, ठीक है, और राणा पुंजावे थे, जयमल मेहता थे। उसके बाद में हल्दीघाटी के युद्ध में हकीम खान नहीं था, ठीक है, चारण जैसा था, ठीक है। उसके बाद में कृष्णदास चुंडावत भी नहीं था। तो यहाँ पर 4 नंबर और 6 नंबर है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, हल्दीघाटी युद्ध है, महाराणा प्रताप की सेना का जनरल प्रताप था और प्रताप की सेना कमांडर था मुस्लिम सेनापति हकीम खान सूरी। रावत बाग का नेतृत्व कर रहा था। सलोम्बर का चुड़ावत कृष्णदास था। ग्वालियर राजा रामशाह तमर था और उनके 3 पुत्र थे, सालीवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। सादड़ी झाला बीदा सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा और झाला मान सिंह थे। भीम नेता पुंजा भील सेना के पीछे वाले चंदावल भागा नेतृत्व कर रहे थे। पुरोहित गोपीनाथ चारण जैसा, जयमल मेहता, जगन्नाथ भामाशाह, ताराचंद प्रताप के चंदावत दस्ते में शामिल थे। अकबर की सेना का जनरल आसफ खान था। अकबर की सेना के कमांडर मुगल सूबेदार मान सिंह, राणा प्रताप के भाई जगमाल, शक्ति सिंह व सगर। मुगल सेना में हरावत सेना का सबसे आगे आने वाला भाग का नेतृत्व कर रहा था सैयद हासिम कर रहा था, ठीक है। उसके साथ में मोहम्मद बादक सी रफ़ी, जगन्नाथ कछवाए, आसफ खान थे और चंदावत भाग का नेतृत्व माधव सिंह कछवाए, अग्रिम मेहतर खां कर रहे थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? तो वो था चक्रपाणी मिश्र। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किसने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो वो थे राम सिंह। महाराणा राम सिंह ने बादशाह औरंगजेब के 2 अप्रैल 1679 को हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और मूर्तियां तोड़वाने आदि अत्याचारों पर प्रबल विरोध किया था।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो वो थे जय सिंह। वर्ष 1923 में पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर प्रजामंडल के संस्थापक थे। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ व आदिवासी संघ की स्थापना की। तत्कालिक अलवर के शासक पूर्व महाराजा जयसिंह ने उनसे प्रभावित होकर उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया था? तो वो 1 नंबर जालौर, 2 नंबर सिरोही, 3 नंबर भीनमाल जालौर, 4 नंबर पर है अबू। तो यहाँ पर भीनमाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हर्षवर्धन के समय भीनमाल खगोलविद, ब्रह्मगुप्त व कवि माँ की जन्मस्थली था। उसके बाद में स्थान पर चीनी यात्री वेनसोंग युआन च्वंग आया था और वेनसोंग ने भारत की यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ शियुके में किया है। उसने अपने इसमें उसने गुर्जर राज्य को कुचिलो गुर्जर तथा इसको राजधानी भीनमाल नाम पीलोमोलो लिखा है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? 1 नंबर राम प्रसाद था। ठीक है, राम प्रसाद ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रमुख हाथी थे। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। अकबर के हाथी का नाम हवाई था। अन्य प्रसिद्ध हाथी थे लूणा, गजमुक्त, गजराज, रन मदार और खांडेराव चक्रपात। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 नंबर है कप्तान ब्लेक, 2 नंबर हेनरी लॉरेंस, 3 नंबर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, 4 नंबर पर कप्तान हिथकोर्ट। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा। यानी कि 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में इसकी व्याख्या देखो, अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी था। इसका मुख्यालय अजमेर में था, जो 1845 ईस्वी में माउंट आबू गर्मियों के दिनों में स्थानांतरित कर दिया गया था। राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल रेजिडेंट डेविड ओक्टरलोनी मिस्टर लॉकेट था, जबकि 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय कहाँ पर था? 1 नंबर आबू, 2 नंबर अजमेर, 3 नंबर कोटा, 4 नंबर नसीराबाद। तो आप सभी जानते होंगे अंग्रेजों ने जब शासनकाल अपना स्टार्ट किया था, उस टाइम पॉलिटिकल रेजिडेंस का जो मुख्यालय वो अजमेर रखा गया था। ठीक है, अजमेर 2 नंबर ऑप्शन का सही होगा। अगला है, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया था? यानी राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया था? तो 1832 में। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1832। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब व कहाँ पर हुई थी? राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब व कहाँ पर हुई थी? 1 नंबर 1835 नागौर, 2 नंबर 1830 जोधपुर, 3 नंबर 1829 जयपुर, 4 नंबर 1832 अजमेर। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1832 अजमेर हो जाएगा। राजपुताना एजेंसी की स्थापना 1832 में अजमेर में हुई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया था और नया मुख्यालय किस स्थान पर था? तो एजीजी का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया, परिवर्तित कर दिया गया था और नया मुख्यालय माउंट आबू बनाया गया था। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि गर्मियों में अजमेर में क्या था, गर्मी ज़्यादा थी, इस वजह से अंग्रेजों ने माउंट आबू के अंदर है वो अपना मुख्यालय बना लिया गया, नया मुख्यालय गर्मियों के दिनों में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? तो आप सभी जानते हैं 6 सैनिक छावनी थी। ये तो आप छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। 6 जो सैनिक छावनी है वो कौन कौन सी थी? देखो, एक तो थी नसीराबाद जो अजमेर मुख्यालय था और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट थी इसके अंदर। देवली टोंक में कोटा कैंटिलजेंट थी और 3 नंबर एरिनपुरा पाली में थी जोधपुर लीजियन और 4 नंबर है नीमच ग्वालियर मालवा मेवाट राजपुताना रेजिमेंट और 5 नंबर है ब्यावर अजमेर मेरवाड़ा रेजिमेंट और 6 नंबर है खेरवाड़ा उदयपुर भील रेजिमेंट। तो यहाँ पर इसमें देखो नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया। इसमें खेरवाड़ा ब्यावर छावनी ने भी भाग नहीं लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था? तो मेरवाड़ा जो बटालियन है उसका मुख्यालय कहाँ पर था? 1 नंबर जालौर, 2 नंबर ब्यावर, 3 नंबर जोधपुर, 4 नंबर पाली। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्यावर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
अगला है, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? तो नसीराबाद थी, देवली थी, टोंक नहीं थी, ठीक है, और एरिनपुरा भी थी। टोंक नहीं थी, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा किया गया था? तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिकों के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो अजमेर था, नीमच भी था, आउवा भी था, लेकिन जयपुर नहीं था। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र कहां पर रखा था? एरेनपुरा पाली में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति किसमें सर्वप्रथम स्टार्ट कहां से हुई थी? ये 1857 की क्रांति 1 नंबर आहुआ, 2 नंबर एरेनपुरा, 3 नंबर नसीराबाद, 4 नंबर पर देवली। तो आप सभी जानते होंगे नसीराबाद अजमेर से 1857 की क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। और क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई नसीराबाद में मेजर स्फोटिक वुड एवं न्यूबरी नामक अधिकारी को मारकर के की गई थी, और क्रांति का अंत है वो सीकर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति किसमें मेजर स्फोटिस वुड एवं कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो नसीराबाद अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह में पहला विद्रोह कब और कहां पर हुआ था? तो 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह शुरू हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? तो वो था डूंगर सिंह। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठाकुर डूंगर सिंह ने अपना आगरा किले की विजय के कुछ दिन बाद में रामगढ़ के सेठ अनंतराम ग्रामल पोदार ने 15,000 रुपए की सहायता प्राप्त कर ऊंट और घोड़े शस्त्र और खरीदकर नसीराबाद की सैनिक छावनी पर आक्रमण कर लूट लिया। अंग्रेज सेना के तंबू व सामान जला दिया और लूट के 27,000 रुपये शाहपुरा राज्य के प्रसिद्ध देवी मंदिर दनोप में चढ़ा दिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1857 की समय जो क्रांति हुई थी उसमें नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो नसीराबाद में बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। राजस्थान के गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि एजीजी ने सोचा कि संभव है यह इन्फेंट्री अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जो उसी समय मेरठ में बुलाई गई थी। मेरठ से विद्रोह की भावना को लेकर के आई थी और अतः से इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया गया और ब्यावर से 2 मेयर रेजिमेंट को बुलाया गया। और अंत में सैनिकों ने विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार अफवाह के कारण सरकार ने चर्बी वाले कारतूस को हटा लेने के आदेश दिए थे, जिससे सैनिकों में और अधिक संदेह उत्पन्न हो गया। 28 मई 1857 को 3 बजे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक तो लाला जयदाल व मेहराब खां, ये दोनों ही थे। 1857 की क्रांति के समय जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसमें विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व कर रहे थे लाला जयदयाल और मेहराब खां। देखो, कोटा में जन विद्रोह एकमात्र यहीं पर सैनिक छावनियां न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया और 6 माह तक ये जनता शासन कर रहा था। राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया और 15 अक्टूबर 1857 को करौली निवासी मेहराब खां रिसलदार, गोकुल मथुरा निवासी जयदाल वकील थे, उनके नेतृत्व में राज्य की सेना व जनता ने विद्रोह कर मेजर बर्टन व सर्जन सेल्डर की हत्या कर दी गई थी तथा बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया और राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्ट्स ने मार्च 1857 में किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जयदयाल व मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में, रीट लेवल 2 2021 में, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड इन एग्जामों में पूछा गया है। तो जयदयाल खां और मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? 1 नंबर मारवाड़, 2 नंबर नसीराबाद, 3 नंबर कोटा, 4 नंबर टोंक। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उनके दो पुत्र कहाँ मारे गए थे? तो 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन है उनके दो पुत्र थे, वो कहाँ पर किस छावनी में मारे गए थे? एक नंबर नसीराबाद, दो नंबर एरिनपुरा, तीन नंबर जोधपुर, चार नंबर कोटा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कोटा, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। कोटा में मेजर बर्टन और उनके दो पुत्र मारे गए थे 1857 की क्रांति के दौरान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने किया था? तो एक नंबर मेजर मॉरिसन, दो नंबर डॉक्टर सेल्डर, तीन नंबर फिर मेजर बर्टन, चार नंबर कैप्टन सोवर्स। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इनमें से हमें बताना है कि कौन से अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोह राजकीय सेना ने की हत्या कर दी गई थी। तो एक तो डॉक्टर सेल्डर था और एक बर्टन था, ठीक है। इन दोनों की हत्या है वो कोटा के अंदर की गई थी और बर्टन का जो सिर है वो पूरे शहर में घुमाया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो एक नंबर अली बेग, दो नंबर कुशाल सिंह, तीन नंबर जयदाल, चार नंबर है हीरालाल। तो जयदयाल व मेहराब खां ये दोनों कहाँ पर थे? 1857 की क्रांति के टाइम कोटा में थी, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया था? तो वो थे मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स, ठीक है। मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स था कोटा के अंदर जिन्होंने क्रांतिकारियों का दमन किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल व मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? तो एक नंबर मथुरा धौलपुर, दो नंबर मथुरा करौली, तीन नंबर धौलपुर करौली, धौलपुर कोटा, चार नंबर है कोटा और झालावाड़। यहाँ पर इसका सही आंसर है मथुरा और करौली, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 1857 के ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? सेकंड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति हुई थी उसमें नीमच में अंग्रेजी सैनिक अधिकारी कौन था? एक नंबर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, दो नंबर कर्नल एबोर्ड, तीन नंबर मेजर बर्टन, चार नंबर पर ब्रिगेडियर होम्स। तो कर्नल एबार्ट था, ठीक है। कर्नल एबार्ट है ना, ये निमस में था, ध्यान रखना। एबार्ट में 3 वर्ड आ रहे हैं और निमस में भी 3 आ रहे हैं। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे कि 1857 की ईस्वी के टाइम जो क्रांति हुई थी उसमें विप्लव के समय निमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कर्नल एबोर्ड था और कैप्टन मैकडोनाल्ड, कैप्टन लॉयड्स, कर्नल जैक्सन और कैप्टन वेनिस्टर थे, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी? एक नंबर 2 जून, दो नंबर 3 जून, तीन नंबर 28 मई और चार नंबर पर 31 मई। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जून, क्योंकि नीमच के विद्रोह की तिथि 3 जून थी। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 2 जून 1857 को सभी सैनिकों की परेड मैदान पर एकत्रित कर उन्हें ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लेने का आह्वान किया था। इस पर मोहम्मद अली बेग नामक एक सैनिक ने साहसपूर्ण आगे बढ़कर एबोर्ड को कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया और कैप्टन मैकडोनल्ड का किले को बचाने के प्रयास को असफल करते हुए सैनिक छावनी को लूटने के बाद देवली, चित्तौड़गढ़, सापरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए थे। अगला क्वेश्चन है नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? तो वो देवली में रुके थे, ठीक है, देवली में। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। ये देवली एक छावनी थी। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये कथन किसने कहा था? तो ये मोहम्मद अली बेग ने कहा था, ठीक है। अगला है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो उन्होंने अजमेर भेजी थी कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में। ये तख्त सिंह था, महाराजा जोधपुर का था और 1857 की क्रांति के टाइम में कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना अपनी अजमेर भेजी। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने मेघमोहन के आदेशानुसार सेनानायक कुशल राज सिंह के नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी और 9 सितंबर को उन्होंने जोधपुर सेना के प्रमुख अनाड़ सिंह को मार दिया। क्रांतिकारियों के साथ आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह और आलियावास के ठाकुर अजीत सिंह, गुलर के ठाकुर विशन सिंह तथा लांबिया, दांतावास और
रुद्रदास के जागीरदार भी थे और कैप्टन हितकोट मैदान से पीछे हट गया। कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर की सेना भी पीछे हट गई। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के टाइम में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके आदेश से अपने राज्य की अश्वारोही सेना अजमेर भेजी थी? तो मैकमोहन के कहने पर अपनी सेना तख्त सिंह राजा ने अपनी सेना अजमेर भेजी थी 1857 की क्रांति के टाइम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? 1 नंबर तांत्या टोपे, 2 नंबर टोंक के नवाब वजीर खां और 3 नंबर महाराजा राम सिंह, 4 नंबर पर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। जी ये आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह था ना, इन्होंने क्या किया 1857 की क्रांति के टाइम? एक तो अंग्रेजों की सेना थी, दूसरी तख्त सिंह के द्वारा भेजी गई अश्वारोही जो सेना थी, उन दोनों सेनाओं का मुकाबला किया था आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठीक है, उसके बाद में इसकी व्याख्या देखो। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट की सेना को आहुआ के निकट बिथोड़ा जो पाली में उस स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हराया था। कैप्टन हितकोट को पीछे हटना पड़ा और इस हार से झुंझलाकर जब एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर के गया तो उन्हें चेलावास नामक स्थान पर 18 सितंबर 1857 के दिन मुँह की खानी पड़ी थी। इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन भी और एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भी साथ में था। मैकमोहन को मार करके क्रांतिकारियों ने उसका सिर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया और हार से विचलित हो गवर्नर जनरल लॉर्ड केनी ने कर्नल हेम्स के नेतृत्व में सेना आहुआ भेजी और 20 जनवरी 1858 को हुए घमासान युद्ध में क्रांतिकारियों को पराजित हो गए थे। 24 जनवरी 1858 की बात है जब दुर्ग पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया था। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ जाकर शरण लिया। अंततः उन्होंने 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राजस्थानी लोकगीतों में इसे गोरे या काले के युद्ध कहते हैं। मेजर टेलर की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने जांच पड़ताल कर उन्हें 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया। ठाकुर कुशाल सिंह ने उदयपुर की ओर से कुछ दिन पहाड़ों में घूमते रहे जहां सलम्बर के रावल केसरी सिंह चुंडावत ने उनकी मदद की थी। 1864 में उदयपुर में इनका स्वर्गवास भी हो गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो हमने देखा है तख्त सिंह है, ठीक है, बहुत बार पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के समय कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया था? यह सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा है। 1 नंबर नसीराबाद, 2 नंबर नीमच, 3 नंबर कोठारिया, 4 नंबर चेलावास। तो यहाँ पर चेलावास इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा किया था। कुशाल सिंह की पराजय के बाद में ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा किया। तो 1 नंबर है 24 जनवरी 1858 ईस्वी को। ठीक है, 24 जनवरी 1858 ईस्वी को 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है स्थान जहां आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपने अंतिम समय व्यतीत किया था। यह स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 2020 में क्वेश्चन पूछा है कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत किया था? तो 1 नंबर पर है कोठारिया, 2 नंबर आहुआ, 3 नंबर उदयपुर, 4 नंबर पर है नीमच। तो यहाँ पर उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? तो बिथोड़ा। ठीक है, बिथोड़ा का युद्ध भी बोला जाता है और बिथोड़ा स्थान पर ही कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। ठीक है, 8 सितंबर की बात है। दूसरा युद्ध इसके बाद में 18 सितंबर को हुआ था, 18 सितंबर को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आहुआ पर आक्रमण किया था? 1 नंबर पीटी फेंच, 2 नंबर है कैप्टन लुडलो, 3 नंबर चार्ल्स मेडकॉक, 4 नंबर पर कर्नल होम्स। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नल होम्स। 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स अंग्रेजी शासक था, उसने आहुआ पर आक्रमण किया था। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आहुआ के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो मैकमोहन की हत्या कर दी गई थी आहुआ के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जेल प्रेरी, आरएएस सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन, टॉप का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना, मैकमोहन की हत्या कर दी गई थी आहुआ के युद्ध में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो वो थे कोठारिया ने।
अगला क्वेश्चन है बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? तो 1 नंबर मुगल राजपूत युद्ध, 2 नंबर 1857 की स्वतंत्रता संग्राम, 3 नंबर भित्ति चित्रों, 4 नंबर पर जल विद्युत परियोजना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1857 की स्वतंत्रता संग्राम, 2 नंबर ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव या सामंत ने शरण दी थी? तो जोध सिंह ने शरण दी। ठीक है, कोठारिया के रावत जोध सिंह ने आवा के ठाकुर कुशाल सिंह व भीमजी चारण को कोठारिया में शरण दी। भीमजी गंगापुर में तैनात ब्रिटिश पदाधिकारियों की संपत्ति लूट करके कोठारी आया था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किन के बीच हुआ था? बड़लू का युद्ध 1 नंबर मारवाड़ एवं आहुआ, 2 नंबर मारवाड़ एवं आलनियावास, 3 नंबर मारवाड़ एवं अशोक, 4 नंबर मारवाड़ एवं कोठारिया। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ एवं अशोक, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजन के सभी सैनिक अशोक ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में आवा से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। अशोक ठाकुर शिवनाथ सिंह मारवाड़ जोधपुर राज्य के बीच बड़लू का युद्ध हुआ। शिवनाथ सिंह को राज की सेना के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी? तो वो था एरिनपुरा छावनी थी। ये नारा उसी का है। एरिनपुरा छावनी वर्तमान में शिवगंज तहसील सिरोही जिले में है। 21 अगस्त को एजेंट गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर विद्रोह कर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच कर गए थे। अगला क्वेश्चन है मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसके नेतृत्व प्रदान किया गया था? तो वो थे सदरुद्दीन। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 1857 की क्रांति के दौरान भरतपुर के गुर्जर और मेवाती जनता ने खुलकर विद्रोह का साथ दिया और मेवात में विद्रोह का नेतृत्व सदरुद्दीन ने किया। इस विद्रोह में भरतपुर की सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया और दौसा के निकट तांते टोपे के विरुद्ध भरतपुर की सेना ने बख्शी गंगाराम के नेतृत्व में कप्तान निक्सन को अमूल्य सहायता पहुंचाई थी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 की संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर उदयपुर, 4 नंबर बीकानेर। तो बीकानेर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये राज्य से बाहर गए थे 1857 की क्रांति के टाइम में। बीकानेर का राजा था सरदार सिंह, एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपनी सेना लेकर के रियासत से बाहर अंग्रेजों की सहायता की थी। बड़लू नामक स्थान पर विद्रोहियों को पराजित किया और बदले में अंग्रेजों ने उपहार स्वरूप 41 परगने गांव दिए थे उन्होंने उपहार में। ठीक है, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर की किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? तो वो तो सरदार सिंह। अगला है किस शासक ने 1857 की क्रांति के टाइम में युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं ने किया था? तो वो था सरदार सिंह, बीकानेर का था। तो सेना का नेतृत्व या सेनापति खुद ही था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो वो था करौली। ठीक है, करौली इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए सेना भेजी थी करौली के शासक ने। ठीक है, जनवरी 1858 में करौली के महारावल मदनपाल की सेना ने आकर के कोटा महाराव को क्रांतिकारियों की नजरबंदी से मुक्त करवाया और जयदयाल व मेहराव खां को कोटा एजेंसी भवन के पास नीम के पेड़ पर फांसी दे दी गई और मेजर बटन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता की जांच हेतु लॉर्ड रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ जिसमें बटन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता सिद्ध नहीं हो पाई, परंतु उन्हें इसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। अगला क्वेश्चन है करौली राज्य के 1857 के विद्रोह के दौरान किसकी सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो वो था कोटा। करौली का शासक था, उसने सहायता के लिए कोटा सेना भेजी थी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो मेवाड़ के महाराणा की नीति अंग्रेजों को सहयोग करना था। ठीक है, अंग्रेजों का सहयोग करना था। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान की सभी रियासतों के शासक अंग्रेजों के साथ रहे थे। बीकानेर नरेश तो अंग्रेजों के समर्थन में सहयोग में सबसे अग्रणी रहा था। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया। राजस्थान में सर्वप्रथम स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। जयपुर का राजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों के तन मन धन से सहायता के बदले में अंग्रेजों ने इनकी सितारे इंद की उपाधि व कोटपुतली परगना बख्शिश में दिया था। यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन था। बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपनी सेना लेकर रियासत से बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है तांते टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सहायता प्राप्त की थी?
1 नंबर दौसा, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर झालावाड़, 4 नंबर डूंगरपुर। तो यहाँ पर झालावाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। तांत्या टोपे मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। 1857 की क्रांति में वह ग्वालियर का विद्रोही नेता था जो राजस्थान के ब्रिटिश विरोधी लोगों से सहयोग प्राप्त करने की आशंका से राजस्थान आया था। तांत्या टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए थे और वहां 9 अगस्त को उनकी कोठारी नदी के तट पर कुआड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट की सेना से युद्ध हुआ और परंतु उन्हें पीछे हटना पड़ा। कुआड़ा से भागकर तांत्या टोपे की सेना सहित नाथद्वारा होते हुए कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के पास पहुंचे, जहां उन्हें रसद आदि उपलब्ध हुआ और परंतु कोई सहायता नहीं मिली थी। 14 अगस्त 1857 को कोठारिया के निकट रूपनगढ़ में जनरल रॉबर्ट्स की सेना ने पुनः तांत्या टोपे की सेना को परास्त किया। उसके बाद तांत्या टोपे अकेला अकोला की तरफ चले और तांत्या टोपे की सेना वहां से चित्तौड़, जाट, सिंगोली होते हुए झालावाड़ पहुंची। यद्यपि महाराणा पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु तांत्या टोपे के विरुद्ध सेना भेज दी तथापि जनता की पूर्ण सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ में महाराणा द्वारा भिजवाई गई सेना में से केवल गोपाल पलटन ने तांत्या टोपे की सेना के विरुद्ध युद्ध किया था। फिर रेलायता नामक स्थान पर तांत्या टोपे ने महाराणा की सेना को परास्त किया। इसके बाद झालावाड़ की सेना उनसे मिलने गई और शासक पृथ्वी सिंह को अपदस्थ पर झालावाड़ क्रांतिकारियों ने अधिकार किया। तांत्या टोपे वहां छोटा उदयपुर होते हुए पुनः ग्वालियर चले गए थे। दोस्तों ये थ्योरी है, बहुत बड़ी थ्योरी है, तो ये आप बुक से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद में हम तो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 1857 के एक विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठेकेदार ने तांत्या टोपे की सहायता की थी? तो 1 नंबर आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, 2 नंबर पर बागोर के शिवदान सिंह, 3 नंबर है सलूम्बर के केसरी सिंह, 4 नंबर आसिंद के दूल्हे सिंह। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सलूम्बर के केसरी सिंह, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तांत्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? ये सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा है। तो 1 नंबर जेम्स आउटरम, 2 नंबर कर्नल होम्स, 3 नंबर आईटी प्रीचार्ड और 4 नंबर पर है कैप्टन CL सावर्स। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन CL सावर्स हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है इतिहास में तांत्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसका है? तो यह है कैप्टन सावर्स का। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो धौलपुर का शासक भगवंत सिंह था। धौलपुर का विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 को हुआ था और यहाँ की जनता ने देवा गुर्जर, रामचंद्र, हीरालाल राणा के नेतृत्व में विद्रोह कर धौलपुर पर अधिकार कर लिया, जिन्हें 2 माह बाद पाटियाला नरेश ने वहां के राजा भगवंत सिंह को आजाद करवाया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह थी रोटी। ठीक है, रोटी वितरित की जाती थी संदेश के साथ में गांवों में। इसकी व्याख्या में क्रांतिकारी प्रतीक के रूप में खिलता हुआ कमल और रोटी को चुना गया। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेजा गया जो विद्रोह में शामिल थी और रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन थे? तो विष्णु भट्ट गोडसे थे। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। दक्षिण से आए हुए यात्री विष्णु भट्ट गोडसे ने सन 1857 की क्रांति का आंखों देखा या कानों सुना हाल लिखा था, जो माझा प्रवास मराठी ग्रंथ में है। उसी दौर में एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे की अवधी भाषा में लिखे संस्मरणों से मिलती है, जिनका नोरगेट ने अंग्रेजों में अनुवाद किया और फ्रांस सिपोई टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया गया। अगला क्वेश्चन है राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी थी? तो ये नाथुराम खड़गावत ने लिखी। नाथुराम खड़गावत द्वारा रचित 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका कृति के प्रकाशन राजस्थानी ग्रंथागार है। अगला क्वेश्चन है डूंगर जी जवाहर जी किस जिले के थे? तो ये सीकर से थे। ठीक है, सीकर से थे डूंगर जी और जवाहर जी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है डूंगर जी जवाहर जी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो बीकानेर और जोधपुर की सेना के विरुद्ध डूंगर जी और जवाहर जी ने संघर्ष किया। अगला क्वेश्चन है 1857 के समय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया? तो अमरचंद बांटिया ने। यह सबसे बड़ा भामाशाह था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकने वाला प्रथम क्रांतिकारी अमरचंद बांटिया बीकानेर से था
राजस्थान से संबंधित लेकिन ग्वालियर में अपना कारोबार करता था। ये जनमानस में दूसरा भामाशाह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया। 1 नंबर कुशल सिंह, 2 नंबर अमरचंद बांटिया, 3 नंबर यज्ञ नारायण व्यास, 4 नंबर पर नरसिंह दास। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अमरचंद बांटिया, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक व नजर व भेंट की गई थी? तो 1 नंबर है सामोद के रावल शिव सिंह, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। सामोद के रावल शिव सिंह ने विद्रोहियों का पक्ष लिया और उसने मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा व्यक्त की और नजर भेंट की, परंतु जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने उनकी मुगल बादशाह के प्रति मैत्री की सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर मेवाड़ में ब्रिटिश रेजिडेंट या एजेंट कौन था? तो 1 नंबर है कैप्टन विलियम एडन, 2 नंबर सर जॉन लॉरेंस, 3 नंबर कैप्टन सवर्स, 4 नंबर मेजर बर्टन। तो उस टाइम में जब विद्रोह हुआ था उस टाइम उदयपुर मेवाड़ में था और मेवाड़ का एजेंट था उस टाइम कैप्टन सोवर्स। ठीक है, कैप्टन सोवर्स था। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। स्कूल व्याख्या था हाउसकीपर लेब असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है और 2022-23 में क्वेश्चन पूछा है सभी एग्जाम में। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे और राजस्थान में क्रांतिकारी के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? देखो ये चीज़ महत्वपूर्ण है, एक साथ आपको मिल रही है ना, ये महत्वपूर्ण है। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बटन और मारवाड़ जोधपुर का था मेक मोक्सन था या मेक मोक्सन था। मेवाड़ उदयपुर का मेजर सवर्स था, जयपुर का कर्नल ईडन था, भरतपुर का मोरिसन या निक्सन था, सिरोही का जेडी हॉल था। ये आप ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में 1857 क्वेश्चन अगला, 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट में कौन सा युग्म असंगत है? उदयपुर का सीएल सावर्स था, जयपुर का कर्नल ईडन था, बीकानेर का कैप्टन जेडी हॉल था और जोधपुर का कौन था? मेक मोशन था। तो यहाँ पर बीकानेर का जेडी हॉल कहाँ से आ गया? बीकानेर का जेडी हॉल थोड़ी था, नहीं था ना, ये बीकानेर का कैप्टन जेडी हॉल नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ का था, वही बीकानेर का था, लेकिन जेडी हॉल सिरोही का था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में देखो पॉलिटिकल एजेंट और सम्मिलित नहीं, वो हमें बताना है। उदयपुर का सीएल सावर्स था, कोटा का मेजर बटन था, भरतपुर का मेजर निक्सन था, लेकिन 3 नंबर जयपुर मेजर लॉरेंस दे रखा है, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1857 की क्रांति में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो 1 नंबर जॉर्ज लॉरेंस, 2 नंबर पैथिक लॉरेंस, 3 नंबर मेजर बटन, 4 नंबर रिचर्ड। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? मेजर बटन हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था जेडी हॉल। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आया था सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वीडियो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1 नंबर बर्टन, 2 नंबर सावर्स, 3 नंबर मॉरिसन, 4 नंबर मॉरिसन। तो यहाँ पर मॉरिसन हो जाएगा क्योंकि भरतपुर रियासत का मॉरिसन था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो जयपुर का कर्नल ईडन था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? 1 नंबर लॉर्ड लिटन, 2 नंबर क्लाइव, 3 नंबर लॉर्ड कर्जन, 4 नंबर पर लॉर्ड कैनिन। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिन हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, असंगत बताना है। एक तरफ तो देशी रियासत है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट है, तो भरतपुर का जेडी हॉल कहाँ से आ गया? ये तो सिरोही का था। फिर जयपुर का कर्नल ईडन सही है, मेवाड़ का सीएल सावर्स है और मारवाड़ का मेक मोशन है। अगर आपको भरतपुर का देखना है तो अभी हमने देखा था भरतपुर का, ये रहा भरतपुर का, उस टाइम था मॉरिसन। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? 1 नंबर जसवंत सिंह, 2 नंबर स्वरूप सिंह, 3 नंबर उदय सिंह, 4 नंबर पर रतन सिंह। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा थे स्वरूप सिंह, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? ये पूछ रहा है कि राजस्थान जो प्राचीन पुराना राजस्थान था उसके अंदर जो मालवों की शक्ति का जो केंद्र था वो किस शहर के आसपास था? तो वो जयपुर के आसपास था, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा।
राजस्थान में जनपद युग ईसा पूर्व 300 से ईसा पूर्व 200 तक रहा था। यूनानी आक्रमण के समय पंजाब की मालवा जाति ने जयपुर के निकट बागरचल एवं सीवी के नगरी चित्तौड़गढ़ को अपना केंद्र बनाया था। यह सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मालव भाग करके नगर टोंक में आ गए और मालवों ने इस क्षेत्र में मालव नगर बसाया। अब करकोटनगर के नाम से भी जाना जाता है और उनियारा तहसील में स्थित है। करकोटनगर को मालवों ने अपनी राजधानी भी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है तो मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में आता है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम मत्स्य जनपद का उल्लेख आर्यों के मुख्य समूह के रूप में किया गया। राजस्थान में मत्स्य जनपद का विस्तार आधुनिक जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेरतल, तिजारा, करौली, भरतपुर, डीग जिलों में हुआ है। मत्स्यों की प्राचीन राजधानी उपल्व्य कही जाती है। इसकी राजधानी विराटनगर थी जिसे वर्तमान में विराट नाम से जाना जाता है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित है तो वो है मत्स्य जनपद राजस्थान में स्थित है। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी तो आप सभी जानते हैं बेराट थी। प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी तो विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नाम के असुमेलित जोड़े हैं वो हमें बताना है। गंगानगर को योध्य कहते हैं, भरतपुर को विराटनगर नहीं कहेंगे, जालोर को श्रवणगिरी कहेंगे और उदयपुर को शिवी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये सूरसेन जनपद की राजधानी थी तो सूरसेन है वो किस जनपद की राजधानी थी, मथुरा की थी। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी और प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा राजधानी को मेथेरा कहते हैं और महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यादव वंश का शासक था। भरतपुर, धौलपुर, डीग, करौली जिलों के अधिकांश भाग पर सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध भी इस जनपद से था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सूरसेन जनपद से सम्मिलित भूभाग कौन सा है तो सूरसेन से संबंधित हो जाएगा भरतपुर, धौलपुर और करौली। अगला क्वेश्चन है, शिवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्रोत कौन सा है तो वो है सिक्के। शिवी जनपद के अंदर जो उल्लेख है वो सबसे ज्यादा जो स्रोत हम मानते हैं वो है सिक्के मिले हैं यहाँ पर। शिवी जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त है और चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए और मंदसौर के पास 5 गुहालेख प्राप्त हुए हैं। शिवी जनपद का प्रारंभिक उल्लेख सिक्कों पर किया गया। इसके प्रारंभिक स्रोत सिक्के ही हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को है वो किस के जनपद के रूप में जाना जाता है तो वो है शिवी जनपद के रूप में जाना जाता है चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र। अगला है, उदयपुर का पुरातन नाम क्या है तो उदयपुर का पुराना नाम ध्यान रखना शिवी है। शिवी जनपद भूभाग उदयपुर, सलम्बर, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र की राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका थी जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिले हैं। यह क्षेत्र मेव जाति के अधिकार में रहा अतः मेदपाट, मेवाड़ और परगवाट भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल शिवी जनपद से संबंधित है तो वो है नगरी। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की शिवी जनपद की राजधानी थी तो वो है मध्यमिका। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है तो वो है मध्यमिका और नगरी जो चित्तौड़ में है। ठीक है, अपने अधिकार में इस कर अपने राज्य की स्थापना की थी और इस संदर्भ में गार्गी संहिता और पतंजलि के महाभाष्य और महाभारत में भी चर्चा मिलती है इसके। ठीक है, मध्यमिका की। यूनानी राजा मिनांडर था ना, उसने 150 ईस्वी में नगरी चित्तौड़गढ़ को अपने अधिकार में किया था। अगला क्वेश्चन है, अर्जुनायक जाति के प्रभाव के क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं तो वह है अलवर भरतपुर प्रांत। अलवर भरतपुर प्रांत अर्जुनायक अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध है। अर्जुनायकों ने मालवों के साथ मिलकर के विदेशी क्षत्रपों को परास्त भी किया है। अगला है, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा है तो वो है योध्य। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस भाग में योध्य नामक गणतंत्रीय कबीले का शासक रहा है तो वो है उत्तरी भाग। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसे प्राचीन काल में योध्य प्रदेश कहा जाता है तो वो है गंगानगर को योध्य प्रदेश कहते हैं। अगला है, राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं तो वो है मालव। अगला है प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था तो जांगल प्रदेश के नाम से बीकानेर को जाना जाता था। प्राचीन समय की बात है, बीकानेर की स्थापना राव बीकानेर 1465 ईस्वी में की। पहले राती घाटी तथा बाद में ऊन का घर और नाम से प्रसिद्ध बीकानेर रियासत जांगल देश के नाम से भी जाना जाता है।
अगला है क्वेश्चन, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र व महाभारत काल में जांगल देश के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है बीकानेर और जोधपुर का कुछ भाग। जांगल देश बीकानेर, नागौर, फलोदी आता है। इसकी राजधानी अहि छत्रपुर थी और राजस्थान का धातु नगर भी है अहि छत्रपुर नागौर, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, अहि छत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो नागौर का पुराना नाम है अहि छत्रपुर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है? तो ढूंढाड़ जयपुर का प्राचीन नाम है। जयपुर स्वयंवरपुर दौसा व उत्तरी क्षेत्र में शामिल था और 1727 ईस्वी तक आमेर व 1727 ईस्वी तक जयपुर की राजधानी रही थी। इसका राजवंश कछवाहा कहलाता था। 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग ने जयपुर से टोंक का क्षेत्र लेकर अमीर खां पठान की नवाबी यहाँ स्थापित कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? तो राजस्थान के ढूंढाड़ क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है। अगला है, प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बुक रण कहलाता था, तो जम्बुक रण केशवराय पाटन कहलाता था। प्राचीन काल में बूंदी स्थित केशवराय पाटन, रत्तीदेव पाटन, आश्रम पाटन में जम्बुक रिंचों की भरमार थी, अतः ये क्षेत्र जम्बुक रण कहलाता था। अगला है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान क्या थी? तो वो थी केशवराय पाटन। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, राजस्थान का उत्तर तोतालद्री कहलाता है, तो वो है दोस्तों गलताजी। ठीक है, जयपुर में बनारस व मंकी वैली उपनाम से प्रसिद्ध गलताजी को उत्तर तोताद्री या रामानुज संप्रदाय के दक्षिण भारत के तोताद्री मठ की तरफ से माना जाता है, त्रही माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बरसाबाड़ा प्राचीन नाम से जाने जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? तो वो है अजमेर जिले का। जैसलमेर, जेम्स टोडे द्वारा जैसलमेर की बात करें हम, देखो वर्षा प्राचीन भारत के नाम से जाना जाता है, भौगोलिक क्षेत्र में वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वो है अजमेर। ठीक है, और जेम्स टोड द्वारा निर्मित अजमेर स्थित टोडगढ़ का किला मूल नाम है बोराड़बाड़ा और बोरासवाड़ा था। इसका भौगोलिक क्षेत्र का प्राचीन नाम बरसावाड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन अंचल और वर्तमान जिले का सम्मिलित नहीं है? सिवी चित्तौड़गढ़ है, जांगल देश बीकानेर है, अर्बुद सिरोही है, स्पादलक या सिक्कर जुर्नो नहीं है, क्योंकि स्पादलक सवालक जोधपुर बीकानेर नागौर का क्षेत्र आता है। अगला क्वेश्चन है, शरणवाई नगर किस नगर के ऐतिहासिक नाम है? तो शरणवाई सिरोही का दूसरा नाम है, पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले इसकी व्याख्या देखेंगे। कर्नल टोड के अनुसार सिरोही का मूल नाम शिवपुर है और प्राचीन काल में आबू व सिरोही क्षेत्र के अर्बुद प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। गुर्जर मरु क्षेत्र का एक भाग था। देवड़ा राजा रायमल के पुत्र शिवभान ने शरणवा पहाड़ों पर एक दुर्ग स्थापित कर 1405 ईस्वी में शिवपुरी या शरणवाही नगर नामक नगर भी बसाया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? शिवी चित्तौड़गढ़ है, जंगल देश बीकानेर है, मत्स्य अलवर भरतपुर है, अर्बुद देश जालोर है। तो यहाँ पर अर्बुद देश जालोर नहीं है दोस्तों, सिरोही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युगम प्राचीन अंचल या आधुनिक जिला से सुमेलित नहीं है? अर्बुद देश सिरोही है, उसके बाद में शिवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर है, स्पादलक अजमेर नागौर है, वागड़ शिखर झुंझुनू कैसे होगा? ये तो शेखावाटी है। ठीक है, वागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा आएगा। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? जो राजपूताना मध्य भारत सभा थी उसका तीसरा अधिवेशन पूछ रहा है कहाँ पर हुआ था? तो ये अजमेर में हुआ था। ठीक है, राजपूताना मध्य भारत सभा की जो तीसरी अधिवेशन है वो अजमेर में हुआ। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह फतीक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ पर हुई थी? 1919 में ध्यान रखना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, यानी आरएसएस की स्थापना 1919 में। एक तो थे इसमें विजय सिंह फतीक, दूसरे रामनारायण चौधरी और तीसरे हरिभाई किंकर थे। इन्हीं के प्रयासों से ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी? तो ये वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, वर्धा महाराष्ट्र के अंदर 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आरएसएस की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है, तो ये कहाँ पर हुई है? तो वर्धा महाराष्ट्र में। अगला है, किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू करने वाली मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ पर ध्यान रखना है मारवाड़ लोक परिषद के बारे में। मारवाड़ लोक परिषद है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। ठीक है, 1938 में। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 ईस्वी में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 ईस्वी में
हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो चूरू में। ठीक है, 1907 में हितकारिणी सभा की स्थापना चूरू में हुई थी। अगला है राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? राजपूताना मध्य भारत सभा है ना, इसकी स्थापना 1918 में की गई थी। अगला है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? तो राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के द्वारा बीकानेर के द्वारा ये पत्रिका प्रकाशन की जाती है, वो है जागती जोत। जागती जोत पत्रिका का प्रकाशन बीकानेर से राजस्थानी भाषा एवं साहित्य संस्कृति अकादमी द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान और स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है? नरेंद्र मंडल तो आप जानते ही होंगे, नरेंद्र मंडल की जो स्थापना है वो 1921 में की गई थी। आरएसएस अपने देखा है, राजस्थान सेवा संघ 1919 है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 से नहीं होगी। ठीक है, और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 सही है। 3 नंबर ऑप्शन क्या है? सुमेलित नहीं है, गलत है। अगला है शोभालाल गुप्त द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? तो वो है सागवाड़ा में। सागवाड़ा में स्थापना की गई थी एक आश्रम की। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1920 में की गई थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी? जयनारायण व्यास के द्वारा। जयनारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की गई थी। अगला है, निम्न में से कौन सा संगठन केसरी सिंह बारट ने स्थापित की थी? यानी कि ऐसा कौन सा संगठन है जिसको केसरी सिंह बारट ने स्थापित किया था? तो वो है वीर भारत सभा। ठीक है, वीर भारत सभा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक है वो कौन था? नैनूराम शर्मा था ना, बूंदी से। ठीक है, नैनूराम शर्मा हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक था। अगला है, सम्मिलित कीजिए। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ संस्थापक दिए गए हैं। राजस्थान सेवा संघ है, इसके संस्थापक कौन थे? राजस्थान सेवा संघ के, देखो, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। देश हितैषी सभा की हम बात करें तो देश हितैषी सभा की जो स्थापना है वो किसने की थी? महाराणा सज्जन सिंह ने। ठीक है, महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। उसके बाद में देखो, वीर भारत सभा की हम बात करें तो ये हो जाएगा केसरी सिंह बारट। फिर सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? स्वामी गोपाल दास ने। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल कला केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जवाहर कला केंद्र, तो ये जयपुर में है। उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई थी? तो फरवरी 1883 में। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ पर है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, अकादमी और स्थापना वर्ष दिया गया है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी है 1958 में स्थापना वर्ष है। राजस्थान उर्दू अकादमी 1979 है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 है। अरबी फारसी शोध संस्थान 1978 है। ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है, संस्थान दे रखिए, केंद्र दे रखिए हमें। ठीक है, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में है। सांस्कृतिक जो केंद्र है वो है उदयपुर। ललित कला अकादमी जयपुर में है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है जोधपुर में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगला है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का मुख्यालय कहाँ पर है? अभी देखा हमने, जोधपुर में। चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कब व किसने की थी? 1907 में स्वामी गोपाल दास ने की थी सर्व हितकारिणी सभा चूरू में। अगला है, स्वामी दयानंद द्वारा किस वर्ष में उदयपुर में एक सामाजिक संस्थान परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी? तो वो है 1883 में। अगला क्वेश्चन है, जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके द्वारा स्थापित संस्थान है वो हमें सम्मिलित करनी है। तो विजय सिंह पथिक के द्वारा संस्थान का नाम है सेवा समिति। और चांद्रमा सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा बनाई। केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा। हरिभाऊ उपाध्याय ने गांधी आश्रम हटुंडी। ठीक है, ये पहले से सुमेलित करके लिखे गए हैं। अगला है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919 में। विजय सिंह पथिक द्वारा 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। सेवा संघ द्वारा वर्धा में राजस्थान केसरी साप्ताहिक और बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान प्रकाशित किया गया था। अक्टूबर 1920 में राज्य सेवा संघ को वर्धा से अजमेर में स्थानांतरित किया गया।
अगला है विजयदान देता के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयदान देता राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में स्थानांतरित की गई थी। विजयदान देता रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे। तो दोनों कथन क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन उद्देश्य के साथ की गई थी। तो यहाँ पर देखो, ये शासक व जागीरदारों के उचित अधिकारों का समर्थन करना, जागीरदारों और जनता में परस्पर मैत्री संबंध पैदा करना, जनता की शिकायतों का निवारण करना और रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है संस्थान और स्थापना वर्ष दिया गया है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी और मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में, नरेंद्र मंडल 1921 में। ठीक है, ये ध्यान रखना, सभी सुमेलित है पहले से ही। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजस्थान स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्थान की स्थापना की थी। तो परोपकारिणी सभा की। अगला है संप सभा की स्थापना किसने की थी। तो गोविंद गिरी ने। उसके अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया था। तो वीर भारत सभा का जो गठन है वो केसरी सिंह बारठ के द्वारा किया गया था। अगला राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन कौन सा है। तो संप सभा एक धार्मिक संगठन बनाया गया था। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जगत सिंह द्वितीय ने हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। राजस्थान के राजपूत राजाओं द्वारा मराठों के विरुद्ध हुडा नामक स्थान पर सत्र। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत सिंह द्वितीय। व्याख्या में देखिए तो राजस्थान के राजपूत राजाओं द्वारा मराठों के विरुद्ध हुडा नामक स्थान पर 17 जुलाई 1734 को सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका अध्यक्ष मेवाड़ का जगत सिंह सेकंड था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या महाविद्यालय 1932 ईस्वी में किसने स्थापित किया था। तो जयनारायण दास ने। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है उदयपुर में देश हितैषी सभा का गठन किसने किया था। उदयपुर में देश हितैषी सभा का गठन किसने किया। महाराणा सज्जन सिंह ने। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। विष्णुलाल पांड्या ने। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की गई थी। जून 1865 में। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जय सिंह थे। ठीक है। नरेंद्र मंडल का जो प्रथम अध्यक्ष है ना वो जय सिंह था। द चैम्बर ऑफ प्रिंसेज नाम से फरवरी 1921 में ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय देशी राज्यों रियासतों का एक संघ बनाया गया जो सलाह एवं परामर्श देने वाली संस्थान थी। अलवर नरेश जयसिंह ने इसे नरेंद्र मंडल का नाम दिया था और इसका अध्यक्ष वायसराय लॉर्ड रेडिंग और बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को इसका प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया था। उसके बाद में नवंबर 1930 में लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। साथ में अलवर नरेश जयसिंह व धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह ने भी भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है सर्व हितकारिणी सभा द्वारा राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं। तो गंगा सिंह महाराज बीकानेर के थे जिसको राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। ठीक है। ये IJNP लेकर के आए थे राजस्थान के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्थान के संस्थापक कौन कहाँ थे। तो दिल्ली में थे। ये थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। 1919 ईस्वी में दिल्ली में मारवाड़ी पुस्तकालय में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी जिसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया था। 1919 में इसका प्रथम अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है जोधपुर में 1929 में किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापित हुई थी। तो जयनारायण व्यास के द्वारा। अगला है अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद लोक सेवा परिषद की स्थापना 1927 में मुंबई में की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन 17 से 18 दिसंबर 1927 को मुंबई में हुआ था। परिषद का मुख्यालय मुंबई में कहाँ है। मुंबई में रखा गया था। इस संस्थान के कार्यकारिणी में राजस्थान में निम्नलिखित सदस्य थे। एक तो कन्हैयालाल कलंत्री जोधपुर से थे, रामदेव पोदार थे और बालकिशन पोदार बीकानेर से थे। त्रिलोकचंद माथुर करौली से थे। विजय सिंह पति को परिषद का उपाध्यक्ष व रामनारायण चौधरी को राजस्थान मध्य भारत के लिए सचिव बनाया गया था। अगला है अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का 8वां अधिवेशन उदयपुर में 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ये पहला अधिवेशन था जो किसी रियासत में आयोजित हुआ था।
अगला क्वेश्चन है राजस्थान सेवा संघ का संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर थे। अगला क्वेश्चन है हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। पंडित नैनूराम शर्मा हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक था। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना 1925 में बूंदी में नैनूराम शर्मा द्वारा की गई थी। अगला है राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना घनश्याम दास बिड़ला द्वारा 1934 में अजमेर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में निम्न में से कौन सी सामाजिक संस्था स्थापित की थी? वैदिक मंत्रालय। अगला है मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? चंदनमल सुराणा ने। अगला क्वेश्चन है राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना अजमेर में किस वर्ष हुई थी? 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भरतपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने हेतु सबसे पहले गठित संस्थान कौन सी थी? भरतपुर राज्य प्रजा संघ थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1936 में मगाराम वेद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। ठीक है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी अप्रैल 1942 में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1958 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में है। स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है जवार कला केंद्र में। अगला है शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? सीकर में। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला भी सेकंड ग्रेड में पूछा है कि राज्य के पारंपरिक और विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्था कौन सी है? तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? उदयपुर में। मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल है ग्रामीण परिषद। मेहरानगढ़ म्यूजियम कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। जूनागढ़ लालगढ़ म्यूजियम बीकानेर में है। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय बीकानेर में है। चित्रकला संग्रहालय बूंदी में है। राजपूताना म्यूजियम अजमेर में है। राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार है। ठीक है। राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? टोंक में। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर है? बीकानेर में। राजस्थान सिंधी अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में। अल्बर्ट हॉल आप सभी जानते हैं जयपुर में है। उसके बाद में अगला है राजस्थान में नागरी प्राचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में नागरी प्राचारणी सभा की स्थापना हुई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहन सिरमाली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था? तो वो थे जयसिंह। आमेर नरेश भाई जयसिंह ने देश में 5 स्थानों पर वेधशाला का निर्माण कराया जिन्हें जंतर मंत्र कहा जाता है। ये 5 स्थल निम्न है: दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा, बनारस। सबसे पहले वेधशाला दिल्ली में तथा सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर में निर्मित की गई थी। अगला है राजस्थान राज्य लेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में है। ऐतिहासिक प्रमाणों व दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है राजस्थान राज्य लेखागार बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर है? उदयपुर में। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। अगला क्वेश्चन है उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्थान जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था तो वो थी परोपकारिणी सभा। अगला क्वेश्चन है देश हितैषी सभा की स्थापना 1877 ईस्वी में कहाँ की गई थी? उदयपुर में। 2 जुलाई 1877 को महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में देश हितैषी सभा का गठन किया। इसका उद्देश्य राजपूतों की वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। अगला क्वेश्चन है थर्ड ग्रेड में पूछा गया है कि जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के काल में। अगला क्वेश्चन है 8 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा नरेंद्र मंडल का उद्घाटन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नाम से 8 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनौज में भारतीय देशी रियासतों का एक संघ बनाया जो देशी राज्यों की समस्याओं के संबंध में सरकार को अवगत कराता था। इसका प्रथम अध्यक्ष वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को इसका प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया था।
अगला है क्वेश्चन, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की गई थी केसरी सिंह ने। ठीक है, वीर भारत समाज की स्थापना की थी केसरी सिंह ने। राजस्थान के क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ ने 1910 में वीर भारत समाज की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ना था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है, तो जोधपुर में है। इस संस्थान की स्थापना 1958 में जोधपुर में की गई। ये प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान एवं पांडुलिपियों के प्रकाशन एवं संपादन में कार्यरत है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के महत्वपूर्ण प्रकाशनों में मारवाड़, परगना विगत तथा नैणसीरी ख्यात राजस्थानी भाषा के शब्दकोश महत्वपूर्ण है। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना। साथ ही इस वीडियो को क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, नई जानकारी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।